Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more interesting DSA problem which is called largest rectangle in histogram. अब इसके अलावा DSA का अगर हमें कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 84 ऑन लीड कोड एंड दिस इज अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम. सवाल के अंदर हमारे पास हिस्टोग्राम के बार्स की जो हाइट्स हैं उनका डेटा दिया हुआ है. तो हिस्टोग्राम हमारा इस तरीके का एक ग्राफ होता है जिसमें डिफरेंट हमारे पास बार्स होते हैं. तो इन सारे बार्स की हाइट हमारे पास गिवन है. तो हाइट के अंदर द हाइट ऑफ दिस बार इज 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3. अब हमें अपने इस हिस्टोग्राम से लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करना है. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगल, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दैट? बेसिकली हमारे हिस्टोग्राम के अंदर हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं जिनको फॉर्म कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 हाइट का रेक्टेंगल लें तो हमारे पास वो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का आएगा. सो दिस इज वन पॉसिबल रेक्टेंगल जो हमारे बार के अंदर या हिस्टोग्राम के अंदर फॉर्म हो सकता है. सेकेंड पॉसिबल रेक्टेंगल हो सकता है हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जो फॉर्म हो जाएगा. इसके साथ में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल रेक्टेंगल्स जो फॉर्म हो सकता है. बेसिकली बार्स को ही यूज करके हिस्टोग्राम की बाउंड्री के अंदर ही हमें एक रेक्टेंगल है जिसको फॉर्म करना है, और जितने भी पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैं उनमें से लार्जेस्ट रेक्टेंगल का हमें एरिया रिटर्न करना है. अब ऑलरेडी हमने स्कूल के अंदर छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी द हाइट मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. तो ये ऐसी एरिया वैल्यू है जिसे अपने क्वेश्चन के अंदर हमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोचेज एग्जिस्ट कर सकती हैं. एक होगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड दूसरी होगी हमारी ऑप्टिमल अप्रोच. हमारे लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द ऑप्टिमल अप्रोच. ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसका कोड लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होगा. ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट करेंगे और उन सब के एरियाज को हम कंपेयर कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे इस हिस्टोग्राम के अंदर कितने पॉसिबल रेक्टेंगल्स हो सकते हैं. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यानी अगर हमने अपने इंडेक्स यहाँ पर नोट डाउन कर लिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ से फर्स्ट पॉसिबल रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. सिमिलरली सेकंड पॉसिबल रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जहाँ पर हमें हाइट को लिमिट करना पड़ेगा टू 1, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हाइट, नहीं तो हिस्टोग्राम की बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी. थर्ड रेक्टेंगल जो एग्जिस्ट करेगा वो कुछ इस तरीके का एग्जिस्ट करेगा. सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होता हुआ 4th रेक्टेंगल, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ 5th रेक्टेंगल एंड यहाँ से स्टार्ट होता हुआ 6th रेक्टेंगल. तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होंगे. सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होने वाले 6 रेक्टेंगल्स होंगे, यहाँ से स्टार्ट होने वाली 5 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स एंड 1. तो हम सारे के सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल सकते हैं. विड्थ निकालना बहुत ईजी होगा एंड उन सब के एरियाज को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द ग्लोबल आंसर वैल्यू. तो यहाँ पर जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इन द ब्रूट फोर्स अप्रोच वो बिग ऑफ n² होने वाली है. तो हमें पता है ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए हम एक आउटर लूप चलाएंगे फ्रॉम 0 to n जो हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट देगा, एंड एक इनर लूप चलाएंगे फ्रॉम j = i to n जो हमें हमारा एंडिंग पॉइंट देगा. तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जितना भी रेक्टेंगल फॉर्म होता है उससे हम अपने एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच. हम इसी सेम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. और उसे कैसे करेंगे, उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड होने वाला है. बेसिकली अपनी ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर वील ट्राई टू फाइंड एन अप्रोच जिसके अंदर हमें बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम इस कॉम्प्लेक्स सवाल को सॉल्व करने वाले हैं. उसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी उसको एक बार देखते हैं. बेसिकली इस सवाल के अंदर एकदम से देखकर तो पहचाना नहीं जा सकता कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या होगा, बट हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक सिंगल बार के लिए उसका लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकाल लें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है हमें इस बार जो इंडेक्स 0 पर है इस 2 हाइट के बार को अगर इंक्लूड करना ही करना है आंसर में, तो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या हो सकता है. वी नो अगर इस बार को इंक्लूड किया ही किया तो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल यही है जो फॉर्म हो सकता है. सो इस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी 1, हाइट हो जाएगी 2, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल. तो ये 0th बार के लिए हमने मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का. अब सेम चीज़ हम सेकंड बार के लिए करेंगे. अगर हमें 1 वाले बार को इंक्लूड करना ही करना है तो इसके लिए मैक्सिमम या लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल क्या फॉर्म हो सकता है. 1 हाइट का लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल जो हमारे हिस्टोग्राम में फॉर्म हो सकता है दैट इज दिस रेक्टेंगल जिसकी हाइट है 1 के इक्वल एंड इसकी विड्थ हो जाएगी 6 के इक्वल. तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल.
सिमिलर चीज हम इस बार के लिए करेंगे. इफ इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू इंक्लूड दिस बार, तो द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट वी कैन फॉर्म इन दिस हिस्टोग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर हमारी हाइट हो जाएगी 5 के इक्वल बिकॉज वी आर गोइंग टू कैप इट एट 5 एंड हमारी विड्थ हो जाएगी 2 के इक्वल. तो हमारा जो एरिया निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10. सेम चीज वी आर गोइंग टू डू फॉर 6 वाले बार को अगर इंक्लूड करना ही करना है तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल हम ये फॉर्म कर सकते हैं जिसमें हाइट 6 है, विड्थ 1 है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा अगेन 6 के इक्वल. इस बार के लिए द लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर वील हैव अ हाइट ऑफ 2 एंड अ विड्थ ऑफ 4, तो हमारा एरिया आ जाएगा हमारे पास 8 के इक्वल. एंड फाइनली फॉर दिस बार द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर हाइट इज 3 बट द विड्थ इज 1, तो हमारे पास यहाँ पर एरिया आ जाएगा 3 के इक्वल. अगर हर एक बार के लिए कंपलसरी हो जाए कि उस बार को इंक्लूड करना ही करना है तो हमारे पास ये लार्जेस्ट रेक्टेंगल्स की वैल्यू आएंगी और इन्हीं सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिकली हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 10, यानी हमारे इस हिस्टोग्राम के अंदर लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो फॉर्म हो सकता है दैट इज दिस रेक्टेंगल, जिसके अंदर हमारी टॉप हाइट 5 के इक्वल होगी. तो अपनी लॉजिकल अप्रोच को अगर सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली हम एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे आंसर, जिसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं विद अ 0 वैल्यू, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो हाइट होगी हिस्टोग्राम की वो एक पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है और हिस्टोग्राम की विड्थ भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो आंसर की मिनिमम वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी. हम एक लूप चला सकते हैं फ्रॉम i = 0 to n एंड लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर हर एक बार के लिए हम करंट एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. ये जो करंट एरिया वैल्यू होगी ये बेसिकली हम अपने हर एक ith बार के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड इस करंट एरिया के बेसिस पर हम अपने लिए एक आंसर कैलकुलेट करेंगे विच विल बी द मैक्सिमम ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर वैल्यू एंड आर करंट एरिया. तो इस तरीके से हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड फाइनली इसी सेम आंसर को हम रिटर्न कर देंगे अपने फंक्शन से. अब यहाँ पर ये जो करंट एरिया हर एक ith बार के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, दिस करंट एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ. अब हमें पता है कि अगर एग्जाम्पल के लिए इस बार का एग्जाम्पल लें, हमें पता है कि अगर इस बार को इंक्लूड करना ही करना है तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की वैल्यू हो सकती है 5 के इक्वल, क्योंकि हम इस बार को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे. तो एरिया के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हमेशा फिक्स हो जाता है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है एंड दैट वेरिएबल इज दिस हाइट वैल्यू. तो हमें हाइट की वैल्यू ऑलरेडी पता है विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ith बार. हमें सिर्फ इस विड्थ को कैलकुलेट करने का काम करना है. तो ये पूरा अप्रोच, पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है. इसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरीके से हम अपने हर एक ith बार के लिए जब एरिया कैलकुलेट करें तो उसकी विड्थ कैलकुलेट करें, क्योंकि हाइट ऑलरेडी फिक्स्ड है. तो इस विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए लॉजिकली सोचते हैं कि कभी भी इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट एरिया तो किस तरीके से हम उसकी विड्थ को कैलकुलेट करते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस 5 वाला बार. लेट अस सपोज हम इस बार पर हैं एंड हमें इसके लिए अपना करंट एरिया कैलकुलेट करना है. तो हमें पता है हाइट हमारी 5 तक होगी. अब अगर लॉजिकली सोचें तो लेफ्ट में हमारी जो बाउंड्री है उसे हम कब तक एक्सटेंड करते जाएंगे, उस बाउंड्री को हम तब तक एक्सटेंड करते जाएंगे जब तक हमें अपनी 5 वाली हाइट मिल रही है. जैसे ही 5 से कोई छोटी हाइट चली गई वैसे ही हम अपनी बाउंड्री को स्टॉप कर देंगे. तो हमारे करंट एरिया के लिए हमारी जो लेफ्ट बाउंड्री लगेगी वो यहाँ पर लगेगी. सिमिलरली राइट की तरफ बाउंड्री को कब तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक 5 से बड़ी या उसके इक्वल वैल्यू हमें मिल रही है. जैसे ही हमारे पास एक ड्रॉप आ जाता है यहाँ पर हमारी बाउंड्री आ जाएगी फॉर द रेक्टेंगल और हाइट तो हमें पता ही है कहाँ तक आएगी. तो बेसिकली अपनी विड्थ जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट में और राइट की तरफ हमारी बाउंड्री तब तक एक्सटेंड करती है जब तक करंट हाइट से कोई ना कोई स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट एंड राइट में हमारे पास नहीं आ जाती. यही सेम चीज़ हम चाहें तो वी कैन ऑब्जर्व इट फॉर अ डिफरेंट बार. लेट अस सपोज हम 2 का एग्जाम्पल लेते हैं. अब हमें पता है इसके रेक्टेंगल के लिए मैक्सिमम हाइट 2 पर कैप हो जानी चाहिए. तो बाउंड्री को हम कब तक एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट साइड में, तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कोई छोटी वैल्यू नहीं आ जाती. मतलब 2 से जो छोटी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1. तो जैसे ही 2 से छोटी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हम अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करना बंद कर देंगे और राइट साइड में भी तब तक बाउंड्री को एक्सटेंड करेंगे जब तक छोटी वैल्यू नहीं आती. सिंस राइट में कोई स्मॉलर वैल्यू नहीं है तो हमारी बाउंड्री एंड तक जाएगी. तो इस तरीके से हमारी जो बाउंड्री होती है किसी भी बार के लिए वो लेफ्ट तरफ जाती है जब तक हमें अपना लेफ्ट स्मॉलर नहीं मिल जाता. And what is this left smaller? This is the nearest smaller value. And right side में भी तब तक जाएगी जब तक हमें अपना nearest right smaller value नहीं मिल जाती. इसमें दोबारा से if we take an example of 5,
तो लेट अस सपोज हम 5 के लिए देख रहे हैं। अब 5 के राइट साइड में 2 एंड 3 दोनों स्मॉलर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, पर बाउंड्री को कौन डिसाइड करेगा? बाउंड्री को नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू डिसाइड करेगी। 2 एंड 3 में से नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारी बाउंड्री यहाँ पर आकर रुकने वाली है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए जिसके लिए हमें उसका लार्जेस्ट रेक्टेंगल यानी करंट एरिया कैलकुलेट करना है, हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलर एंड राइट नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस 5, तो इसके लिए लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू ये हो जाएगी, इसके इंडेक्स को कह देते हैं लेफ्ट या एल। इसकी राइट नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू ये हो जाएगी, इसके राइट इंडेक्स को कह देते हैं आर के इक्वल। तो कैन वी से कि इस एल एंड आर वैल्यू से हम अपनी विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली एल हमें हमारी लेफ्ट बाउंड्री देगा एंड आर हमें हमारी राइट बाउंड्री देगा। अब राइट बाउंड्री एग्जैक्टली आर पर एग्जिस्ट नहीं करती, आर से जस्ट पहले यानी एक पहले वाले बार पर एग्जिस्ट करती है। तो हमारी जो विड्थ हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर माइनस एल माइनस 1। उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू है 4 के इक्वल, एल की वैल्यू है 1 के इक्वल एंड इसमें से -1 करेंगे देन द विड्थ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। और 5 के लिए हमारा रेक्टेंगल जो फॉर्म होता है वो ये रेक्टेंगल फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारी विड्थ है 2 के इक्वल। तो ये जो विड्थ वैल्यू है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दिस सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अपनी r माइनस एल माइनस 1 वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और अगर हर एक सिंगल बार के लिए हमने उसकी r यानी राइट स्मॉलर नियरेस्ट एंड लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो उससे हम हर एक सिंगल बार के करंट एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नाउ द प्रॉब्लम चेंजेस इनटू कैलकुलेटिंग दीज 2 वैल्यूज फॉर एवरी सिंगल बार ऑफ द हिस्टोग्राम। तो 2 वैल्यूज बेसिकली अब हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारी राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू एंड सेकेंड चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू। सबसे पहले इस राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू की बात करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ ऑलरेडी हमने अपनी सीरीज़ में पुराने लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट की हुई है? बेसिकली इसे हम कैलकुलेट करेंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया था नेक्स्ट ग्रेटर नाम के क्वेश्चन के अंदर। दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसको ऑलरेडी हमने अपनी डीएसए सीरीज के अंदर सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती थी? नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू होती थी हमारे राइट साइड में जो भी हमसे लार्जर वैल्यू है एंड जो हमारे नियरेस्ट है उसे हम नेक्स्ट ग्रेटर कहते थे। क्या हम कह सकते हैं कि यही सेम लॉजिक हमें बस यहाँ पर लगाना है, बस इस बार हमें लार्जर की जगह स्मॉलर वैल्यू को सर्च करना है। तो हमारा जो पूरा लॉजिक हमने लिखा था उसे सिंपली हम रिवर्स कर सकते हैं, पर हम यूज वही प्रोसेस करेंगे जिस प्रोसेस से हमने अपने नेक्स्ट ग्रेटर को कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने राइट स्मॉलर नियरेस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास ऑलरेडी हमारी जो हाइट्स हैं वो गिवन है। अब इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? जो भी आंसर हमें कैलकुलेट करना है उसे स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें राइट साइड में स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यूज चाहिए तो इस स्टैक के अंदर हम स्टोर करेंगे स्मॉलर वैल्यूज फ्रॉम करंट एलिमेंट विच इज हाइट ऑफ आई। हाइट ऑफ आई अगर हमारा करंट एलिमेंट है तो उससे जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज होंगी उनको कोशिश करेंगे स्टैक के अंदर एंटर करने की, और जो भी लार्जर वैल्यूज होंगी उन्हें हम अपने स्टैक से रिमूव करते चले जाएंगे। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जिसे हमने नेक्स्ट ग्रेटर के अंदर यूज किया था। नेक्स्ट ग्रेटर में सिंपली हम यहाँ पर लार्जर वैल्यू स्टोर करते थे और जो भी स्मॉलर वैल्यूज होती थी उन्हें स्टैक से पॉप करने का काम करते थे। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट अप्रोच? क्योंकि हमें राइट साइड में स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम अपने एरे को रिवर्स फैशन में ट्रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे। वाई इन रिवर्स फैशन? इफ वी ट्रिवर्स दिस एरे इन द रिवर्स फैशन तो क्या हम कह सकते हैं हमें हमेशा राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू चाहिए। राइट साइड की वैल्यूज निकालने के लिए अगर 5 का एग्जाम्पल लें तो 5 के लिए राइट साइड की वैल्यूज पहले से हमारे पास होनी चाहिए ताकि इनमें से हम नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 को कैलकुलेट कर सकें। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को पहले ट्रेवर्स करेंगे और फिर उस करंट एलिमेंट तक आएंगे। सेम चीज़ 2 के लिए, अगर 2 के लिए राइट साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो पहले सारे के सारे राइट एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे फिर 2 पर आएंगे। तो इसीलिए हम अपने एरे को रिवर्स फैशन में ट्रेवर्स करेंगे जब भी हमें राइट साइड में स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, या फिर जब भी हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर या नेक्स्ट स्मॉलर का सवाल आता है तो भी हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए सबसे पहले हम जाने वाले हैं 3 पर। अब विच एवर एलिमेंट वी आर ट्राइंग टू विजिट उनके लिए उनका राइट स्मॉलर यानी उनका आंसर हम ढूंढेंगे अपने स्टैक के अंदर। अगर स्टैक खाली है तो उसका मतलब कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हमारा राइट स्मॉलर हो जाएगा -1 के इक्वल। तो हम अपना एक राइट नाम का एरे बना लेंगे जिसके अंदर बेसिकली हम अपने राइट स्मॉलर के सारे आंसर्स को स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे। एक इंडेक्स 0 के लिए, एक इंडेक्स 1 के लिए, इंडेक्स 2 के लिए, इंडेक्स 3,
इंडेक्स 4 एंड 5। यहाँ पर हम अपने राइट स्मॉलर एलिमेंट्स के भी इंडेक्स जो हैं उन इंडेक्स वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी ओवरऑल अप्रोच के अंदर नोटिस किया था कि विड्थ निकालने के लिए हमें इवेंचुअली राइट स्मॉलर एंड लेफ्ट स्मॉलर का इंडेक्स वैल्यूज की जरूरत होती है कैलकुलेशन के लिए। तो हम जो स्टोर करेंगे वो इंडेक्स स्टोर करेंगे। इनफैक्ट स्टैक के अंदर भी हम वैल्यूज का इंडेक्स ही स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि एक बार अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का इंडेक्स होता है तो एरे के अंदर से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो 3 के लिए क्योंकि हमारा स्टैक खाली है तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। तो दिस इज आर आइटरेटर आई। अब आइटरेटर आई को अपडेट करने से पहले हम 3 का इंडेक्स यानी 5 अपने स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिख ली है, पर स्टैक के अंदर कोड के अंदर हम सिर्फ अपनी इंडेक्स वैल्यू को एंटर करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट आर आइटरेटर। अब हमारा आइटरेटर 2 पर चला जाएगा। अब जैसे ही हम 2 पर आ गए, 2 का भी राइट स्मॉलर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू 3। 3 2 से छोटा नहीं है, मतलब 2 के लिए राइट स्मॉलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस 3 को भी हम क्या करेंगे, स्टैक से रिमूव कर देंगे। तो इस 3 को स्टैक से रिमूव कर देंगे, 2 के लिए भी आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। एंड अब हम 2 को इंसर्ट कर देंगे इन द स्टैक। 2 को इंसर्ट करने का मतलब है इसका इंडेक्स इंसर्ट कर दिया। उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट टू अ प्रीवियस वैल्यू। अब हमारे पास 6 आ गया। 6 बार के लिए उसका नेक्स्ट स्मॉलर सर्च करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 का इंडेक्स क्या है वो हमारे स्टैक के अंदर अवेलेबल है, तो स्टैक से उसका इंडेक्स 4 यहाँ पर कॉपी कर देंगे एंड 6 को एंटर कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर विद इट्स इंडेक्स। उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट आर आइटरेटर। अब हम 5 पर आ गए हैं। 5 के लिए उसका नेक्स्ट स्मॉलर स्टैक के टॉप पर सर्च करेंगे। 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर 6 तो नहीं हो सकता। 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर 6 तो नहीं हो सकता, 6 वाला बार उससे बड़ा है। तो स्टैक से जो भी वैल्यूज स्मॉलर नहीं है उनको हम पॉप करते चले जाएंगे। फिर फाइनली नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे तो 2 स्मॉलर है। तो 5 के लिए क्योंकि 2 उसका नेक्स्ट बार है, 5 के लिए 2 उसका नेक्स्ट बार है जो बाउंड्री फॉर्म करेगा क्योंकि ये स्मॉलर है। तो 2 का इंडेक्स हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। 2 का इंडेक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 एंड जाने से पहले 5 की वैल्यू मतलब 5 का इंडेक्स विच इज इक्वल टू 2 को स्टैक के अंदर एंटर कर देंगे। देन वी आर गोइंग टू अपडेट आर आइटरेटर अगेन। 1 के लिए राइट स्मॉलर क्या 5 कभी बन सकता है? नहीं बन सकता, 5 की वैल्यू बड़ी है तो इसे हमें स्टैक से पॉप कर देना है। 1 के लिए क्या राइट स्मॉलर कभी 2 बन सकता है? नहीं बन सकता क्योंकि इसकी भी वैल्यू बड़ी है। तो बेसिकली 1 के लिए कोई भी राइट स्मॉलर नहीं है, मतलब 1 के लिए राइट साइड में कोई भी ऐसा बार एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, जिसका मतलब है 1 के लिए भी आंसर हो जाएगा हमारे पास -1 के इक्वल। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने लास्ट इंडेक्स पर। लास्ट इंडेक्स पर आने से पहले हम 1 को भी एंटर कर देंगे अपने स्टैक के अंदर विद इट्स इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो 1। अब 2 के लिए राइट स्मॉलर ढूंढेंगे स्टैक के टॉप पर। 1 2 से स्मॉल है तो उसी का इंडेक्स यहाँ पर एंटर कर देंगे, मतलब इस 2 वाले बार के लिए राइट बाउंड्री हमारा ये 1 वाला बार बनाएगा। एंड फाइनली हमारा पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाएगा और हमारे पास सारे के सारे राइट स्मॉलर वैल्यूज के इंडेक्स आ जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द राइट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू। एंड ये वही सेम प्रोसेस है जो हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर यूज किया था। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट आया है तो इट इज बेटर कि एक बार हम नेक्स्ट ग्रेटर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी जाकर देख सकते हैं, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी इंपॉर्टेंट क्रूशल डीएसए कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन बेस्ड है। अब इस पूरी अप्रोच को इफ वी कन्वर्ट इट इनटू अ सूडो कोड, तो सबसे पहले हम सूडो कोड लिखने वाले हैं अपना राइट स्मॉलर नियरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हमें एक स्टैक बनाना है, स्टैक ऑफ इंटीजर वैल्यूज s। उसके साथ में हम एक राइट एरे बना लेंगे जिसके अंदर आंसर स्टोर करेंगे ऑफ साइज n। हम एक लूप चलाने वाले हैं फॉर इंटीजर i इक्वल्स n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। बेसिकली हमारा एक बैकवर्ड्स लूप जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है, किसी भी इंडेक्स पर जाएंगे तो जितने भी हमारी स्टैक से बड़ी वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ मतलब जो हमारे काम की वैल्यूज़ नहीं है, उन्हें हमें पॉप करना है सबसे पहले। तो पॉप करने के लिए हम सिंपली एक वाइल लूप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इफ़ स्टैक साइज इज़ ग्रेटर देन 0 एंड हमारे स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है, इफ़ दैट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा जो भी हाइट्स एरे है, यानी इस एरे के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है HT। तो जब भी हम HT लिख रहे हैं मतलब हम अपने मेन एरे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टैक से हम वैल्यूज़ को कर देंगे पॉप। सो दिस इज़ अ वाइल लूप दैट वी हैव क्रिएटेड। अब वाइल लूप के अंदर क्योंकि स्टैक के अंदर हम स्टोर करते हैं इंडेक्स वैल्यूज़, तो डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस इंडेक्स वैल्यू को एरे के अंदर डालकर हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड उसे अपनी करंट वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा वाइल लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन हमारा स्टैक खाली हुआ है या नहीं हुआ, हम राइट स्मॉलर ऑफ i को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा स्टैक खाली हो गया होगा
तो कोई भी राइट स्मॉलर एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में आंसर -1 हो जाएगा। नहीं तो स्टैक के टॉप पर जो भी इंडेक्स एग्जिस्ट करता है वो हमारा राइट स्मॉलर हो जाएगा। एंड लास्ट में जाते जाते स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपने ith इंडेक्स को। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फॉर लूप, जिससे हम अपने राइट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेट अस कॉपी दिस एंटायर एरे। दिस इज बेसिकली द आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है, तो इस आंसर को हम यहाँ पर ले आते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया राइट स्मॉलर। इसी सिमिलर लॉजिक पर बेस्ड हम अपना कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू। उसके लिए भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला ही एक तरीके से हमारा लॉजिक रहेगा। इनफैक्ट ये तो ऐसा सवाल है जो हम लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिकली ऐसा सवाल है जिसको ऑलरेडी अपनी डीएसए सीरीज के अंदर हमने किया हुआ है। दिस इज द सेम क्वेश्चन और द सेम थिंग एज कैलकुलेटिंग द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ये सेम क्वेश्चन हमने डीएसए सीरीज के अंदर किया हुआ है। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ही लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट एलिमेंट होता है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट की तरफ प्रीवियस की तरफ कौन सी ऐसी स्मॉलर वैल्यू है जो उसके सबसे पास में है, दैट इज प्रीवियस स्मॉलर और दैट इज लेफ्ट स्मॉलर। कुछ नहीं करना, पहले हमने बैकवर्ड लूप लगाया था क्योंकि हम राइट साइड वाला एलिमेंट चेक करना चाह रहे थे। इस बार हमें फॉरवर्ड लूप लगाना है i = 0 से n तक, क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को पहले ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा लॉजिक ऑलमोस्ट सेम हमारे पास रहने वाला है। तो इफ वी वांट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लेफ्ट स्मॉलर प्रीवियस वैल्यूज। तो यहाँ पर हम राइट स्मॉलर की जगह अपनी लेफ्ट स्मॉलर वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस टाइम वील बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम दिस 2। अब 2 के लिए क्योंकि स्टैक खाली है तो कोई भी लेफ्ट स्मॉलर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। उसके बाद हम अपडेट कर देंगे टू 1। अपडेट करने से पहले हम 2 को यहाँ पर पुश कर देंगे, मतलब 2 का इंडेक्स पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। 1 अपना लेफ्ट स्मॉलर ढूंढेंगे यहाँ पर। 1 के लिए 2 कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, तो इसे भी पॉप कर देगा। तो 1 के लेफ्ट में कोई भी स्मॉलर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि स्टैक खाली है। तो 1 के लेफ्ट में कोई भी स्मॉलर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। एंड 1 को हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर विथ एन इंडेक्स ऑफ 1। तो यहाँ पर अपडेट कर देंगे इंडेक्स को। 5 के लिए लेफ्ट स्मॉलर ढूंढेंगे स्टैक के अंदर, तो 5 के लिए लेफ्ट स्मॉलर 1 ही हो जाएगा। 1 का इंडेक्स है 1 के इक्वल, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1। जाते जाते हम अपने 5 को भी पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, मतलब उसके इंडेक्स को विच इज़ 2। 5 को अपडेट कर देंगे। अब हम 6 पर आ गए। 6 के लिए लेफ्ट स्मॉलर यहाँ पर ढूंढेंगे। 6 के लिए लेफ्ट स्मॉलर हो जाएगा 5 के इक्वल। मतलब अगर हम इस बार पर हैं तो इसके लिए लेफ्ट स्मॉलर, लेफ्ट बाउंड्री कौन देगा, ये 5 वाला बार हमें लेफ्ट बाउंड्री देगा। तो इसका इंडेक्स आंसर में लिख लेते हैं एंड यहाँ पर 6 को भी पुश कर देंगे विद इट्स इंडेक्स वैल्यू। 6 से 2 पर आ जाएंगे। 2 के लिए लेफ्ट स्मॉलर न 6 हो सकता न 5 हो सकता, तो इन दोनों को हम यहाँ से पॉप करने वाले हैं। 2 के लिए लेफ्ट स्मॉलर हो जाएगा ये 1 वैल्यू, तो यहाँ पर 1 का इंडेक्स स्टोर कर लेंगे एंड 2 को पुश कर देंगे इन द स्टैक विद इट्स इंडेक्स विच इज इक्वल टू 4। अब अपडेट कर जाएंगे 3 पर। 3 के लिए लेफ्ट स्मॉलर ढूंढेंगे। 3 के लिए लेफ्ट स्मॉलर हो जाएगा 2। मतलब अगर हम यहाँ पर हैं 3 पर, तो इसके लिए लेफ्ट बाउंड्री कौन देगा, ये 2 देगा। 3 के लिए जो हमारा बार या रेक्टेंगल क्रिएट हो सकता है वो यही रेक्टेंगल है, तो इसकी बाउंड्री 2 देगा, तो 2 का इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 4। फाइनली 3 को पुश कर देंगे विद द इंडेक्स। बट अब हमें एज सच नीड नहीं है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो चुका है। एंड इस तरीके से हम अपनी लेफ्ट स्मॉलर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट द लेफ्ट स्मॉलर वैल्यू वी कैन इन फैक्ट कॉपी दिस एंटायर कोड एंड इसी कोड के अंदर हम चेंजेस करेंगे। अपने लेफ्ट स्मॉलर निकालने के लिए हम एक सेकेंड लूप चलाना पड़ेगा, जिसके अंदर इस बार राइट की जगह हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपने लेफ्ट स्मॉल नियरेस्ट को। वील क्रिएट अ डिफरेंट एरे एंड इस एरे को इस बार हम नाम दे देंगे अपना लेफ्ट एरे। लेफ्ट एरे में जो लूप चलेगा वो फॉरवर्ड लूप चलेगा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाना चाहते हैं। तो हमारे लूप में हम i = n से अपना लूप स्टार्ट करेंगे। बट इस बार लूप के अंदर काम वही है, बेसिकली जो भी वैल्यूज़ ग्रेटर हैं अपने करंट एलिमेंट से उनकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्मॉलर, लेफ्ट स्मॉलर, राइट स्मॉलर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उन सारी वैल्यूज़ को हम पॉप कर देंगे एंड फिर फाइनली जो भी स्टैक के टॉप पर होगा वो हमारे लिए हमारा लेफ्ट ऑफ i हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम पुश कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो ये लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट का कोड हो गया, ये हमारे पास राइट स्मॉलर नियरेस्ट का कोड हो गया। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हमारी जो ओवरऑल अप्रोच थी इसके अंदर r की जगह बेसिकली इफ़ आर फॉर्मूला वॉज दिस, तो यहाँ पर r की जगह हम यूज़ करने वाले हैं अपने राइट ऑफ i को, लेफ्ट की जगह हम यूज़ करने वाले हैं अपने लेफ्ट ऑफ i को एंड अपने इस फाइनल आंसर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस कन्वर्ट दिस एंटायर सूडो कोड इनटू एक्चुअल C++ कोड एंड उसके बाद हम एनालाइज करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सो फॉर कोड वी हैव टू कंप्लीट दिस एंटायर फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले तो अपना इंटीजर n कैलकुलेट कर लेते हैं जो बेसिकली हमारे हाइट्स एरे का साइज़ होने वाला है।
इसके साथ में हम 2 वेक्टर्स क्रिएट करेंगे। एक हमारा लेफ्ट वेक्टर हो जाएगा जिसका हम साइज रखने वाले हैं n एंड इसे इनिशियलाइज चाहें तो कर सकते हैं 0 के साथ। सिमिलरली हमारे पास एक वेक्टर ऑफ इंटीजर हो जाएगा राइट, जिसे भी सेम साइज देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। लेफ्ट का मतलब है कि इसके अंदर हम अपना लेफ्ट स्मॉलर नियरेस्ट स्टोर कराएंगे। राइट का मतलब है इसके अंदर हम अपना राइट स्मॉलर नियरेस्ट स्टोर कराएंगे। साथ के साथ वी कैन क्रिएट अ स्टैक ऑफ इंटीजर वैल्यूज़। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे राइट स्मॉलर या लेफ्ट स्मॉलर। लेट अस कैलकुलेट द राइट स्मॉलर वैल्यू। उसके लिए हमें एक बैकवर्ड्स लूप चलाना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। सबसे पहले तो स्टैक का साइज जब तक ग्रेटर देन 0 है एंड जब तक हमारे स्टैक के अंदर हाइट्स ऑफ स्टैक के टॉप पर ग्रेटर वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं देन द करंट वैल्यू यानी हाइट्स ऑफ i, तो उस केस में स्टैक के टॉप से जो भी वैल्यू है उन्हें हम पॉप करने वाले हैं। एंड फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑफ i। अगर स्टैक खाली है तो उस केस में तो आंसर -1 हो जाएगा। जिस केस में स्टैक खाली नहीं है उस केस में स्टैक के टॉप पर जो भी इंडेक्स है वो हमारा आंसर होगा। लास्ट में जाते जाते हम अपने करंट इंडेक्स को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। तो ये हमने राइट स्मॉलर कैलकुलेट कर लिया। ऑलमोस्ट इसी सेम लॉजिक पर हमारा लेफ्ट स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट स्मॉलर के लिए कोड लिख लेते हैं। लेफ्ट स्मॉलर वाले कोड में बस अब हमारा एक फॉरवर्ड लूप चलेगा i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस तक। हम यही सेम काम करने वाले हैं, बस इस बार हम लेफ्ट ऑफ i कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जब हमारा फर्स्ट लूप कंप्लीट हो जाता है, सिंस वी वांट टू रीयूज दिस स्टैक, तो स्टैक के अंदर हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, तो स्टैक से हमें उन एलिमेंट्स को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम लूप चला सकते हैं। जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं होता तब तक हम चाहते हैं कि स्टैक से एलिमेंट्स को हम पॉप करते रहें। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स स्टैक से रिमूव हो जाएंगे। सो दोनों लूप्स हमने लिख लिए। एक बार हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, अब हमें अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। आंसर को कैलकुलेट करने के लिए वील बेसिकली कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू कोड। तो आंसर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस कॉल दिस आंसर। इसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ एंड अपना लूप चलाते हैं फॉर इंटीजर i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब करंट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, हाइट एंड द विड्थ। हाइट हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज गोइंग टू बी द करंट हाइट विच इज़ हाइट्स ऑफ i। विड्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, विड्थ इज गोइंग टू बी राइट ऑफ i माइनस लेफ्ट ऑफ i -1 एंड इससे हम अपना करंट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली आंसर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड करंट एरिया। तो इस तरीके से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। अब इस कोड को रन करने से पहले देयर इज वन स्मॉल चेंज जिसको हम करने वाले हैं। लॉजिक हमने पूरा का पूरा सही लिखा है, बस एक छोटा सा चेंज है जिसको हम करेंगे एंड इस चेंज को हम करेंगे इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर। बेसिकली जब भी हम अपना विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर वी आर ट्राइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब जब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए, जैसे 5 के लिए जहाँ पर लेफ्ट स्मॉलर एंड राइट स्मॉलर दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, उस केस में हमें कोई इशू नहीं आएगा। पर जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें इस 2 वाले बार का, जिसके लिए लेफ्ट स्मॉलर तो है पर राइट स्मॉलर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ वी कम हियर टू दिस 2, इसके लिए हमारी लेफ्ट स्मॉलर बाउंड्री है यहाँ पर 1 पर, तो द लेफ्ट स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 1। बट राइट स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि राइट की तरफ कोई स्मॉलर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो राइट स्मॉलर वैल्यू इसके लिए -1 होगी। तो फॉर्मूले से जब हम विड्थ को कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी -1 -1 -1 विच इज़ अ वेरी फनी कैलकुलेशन। बेसिकली 2 की जो बाउंड्री है या 2 वाले बार की जो विड्थ है उसके करंट एरिया के लिए, वो लेफ्ट में तो उसको अपनी बाउंड्री पता है, पर राइट वाली बाउंड्री उसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि राइट वाली बाउंड्री कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर क्या हम चाहते हैं कि जिस केस में राइट बाउंड्री एग्जिस्ट ना करे उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू -1 चली जाए? नो, फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं किसी बार के लिए अगर राइट साइड में कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती तो बाउंड्री कहाँ पर क्रिएट हो, बाउंड्री लास्ट बार पर क्रिएट हो। जैसे यहीं पर इसका अगर हम ऑपोजिट केस लेते, यानी अगर हम ये 1 वाला केस लेते, तो 1 वाले केस के लिए अगर लेफ्ट में कोई लेफ्ट बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट की लिमिट कहाँ पर आ जाए, -1 वाले बार पर आ जाए, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम करेगा। बट राइट साइड के लिए हमें फिर भी कोई बाउंड्री चाहिए होगी एंड वो बाउंड्री हमें लास्ट बार के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डिफॉल्ट केस में जब हमारे पास कोई राइट स्मॉलर एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस -1 वी आर गोइंग टू असाइन इट अ वैल्यू ऑफ n।
n यहाँ पर हो जाएगा 6 के इक्वल, तो विड्थ हो जाएगी 6 माइनस 1 यानी 4 के इक्वल। तो अगर इस 2 की बात करें, यहाँ पर अगर हमारे पास 2 है तो 2 के लिए लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पर रुकेगी, राइट बाउंड्री यहाँ पर रुकेगी, हमारे 4 बार्स इंक्लूड होंगे इस रेक्टेंगल के अंदर एंड हमारी विड्थ हो जाएगी 4 के इक्वल। तो राइट स्मॉलर वाले केसेस में हमें डिफॉल्ट बाउंड्री -1 नहीं n रखनी पड़ेगी फॉर द करेक्ट कैलकुलेशन। ये लॉजिकली हमारे प्रोसेस के अंदर कुछ गलत नहीं था, पर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नीड टू मेक दिस चेंज। तो राइट स्मॉलर के लिए ये -1 डिफॉल्ट वैल्यू की जगह हम n को एज द डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने वाले हैं। तो इस कोड को एक बार रन करते हैं। नाउ लेट अस सबमिट इट। So this is how we solve our largest rectangle in histogram question with an optimal time complexity. अब इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली अपने कोड के अंदर हमने 3 डिफरेंट लूप्स को यूज़ किया है। इस फर्स्ट लूप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इवन दो हम फॉर लूप के अंदर वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, पर ये वाइल लूप काम क्या कर रहा है, स्टैक के अंदर एक बार एलिमेंट को पुश कर रहा है, एक बार एलिमेंट को पॉप कर रहा है। तो चाहे फॉर लूप कितनी भी बार चले, वाइल लूप की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n एंड ओवरऑल इस पूरे के पूरे फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ n ही होने वाली है। तो इस लूप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। सिमिलरली लेफ्ट स्मॉलर वाले लूप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। इस वाइल लूप को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्टैक के अंदर बस बचे हुए एलिमेंट्स को हम पॉप कर रहे हैं जो हमने वैसे भी बिग ऑफ n की कैलकुलेशन में ले लिया है। एंड इस थर्ड लूप फॉर लूप की भी, बिकॉज दिस इज रनिंग n टाइम्स, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होने वाली है। तो ओवरऑल जो हमारी पूरी की पूरी अप्रोच होने वाली है इसके अंदर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n एंड क्योंकि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में इन एडिशनल वेक्टर्स एंड स्टैक को यूज कर रहे हैं तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग ऑफ n के इक्वल। So this is the overall time and space complexity for our optimal code. One thing that I would like to give you as a homework problem is basically आपको ये वाला right smaller index वाला array लेना है and ये left smaller index वाला हमें array लेना है। इन दोनों arrays से you have to try and dry run to calculate all of the current areas of individual bars. Basically example के लिए मैं एक आपको solve भी करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस 2 के लिए हम इसके हिस्टोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस बार के लिए क्या होगा, तो हमें ऑलरेडी पता है इसकी विड्थ होगी 4 के इक्वल, हाइट होगी 2 के इक्वल, एरिया इज गोइंग टू बी 8। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस 4th इंडेक्स के लिए हमारे पास हाइट हमें ऑलरेडी पता है 2 के इक्वल है, विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ विल बी r माइनस l माइनस 1, तो 2 इंटू आर वैल्यू 2 के लिए क्या होगी, 2 के लिए r वैल्यू इज -1, पर हमने पहले डिसाइड किया था हर -1 को हम रिप्लेस कर देंगे r यानी राइट वाले एरे में with a value of n which is 6। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस l which is equal to 1 माइनस 1 यानी 2 इंटू 4 इक्वल्स 8। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर बार के लिए जो भी रेक्टेंगल फॉर्म होगा हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दीज एरीज। तो इसी तरीके से यू कैन ड्राई रन फॉर ऑल ऑफ द बार्स एंड ट्राई टू सी कि जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वो सही वैल्यूज हैं क्या, वो एक्चुअली हमें सही आंसर दे रही हैं क्या। इनफैक्ट ये जो होगा इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे विद द n वैल्यू जो हमारे लिए यहाँ पर 6 हो जाएगी। सो इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर देन यू कैन मार्क इट एंड इज डाउन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।